अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो काफ़ी इस वक़्त हॉट है। हम देख रहे हैं कि कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बाद सिचुएशन जो है वो काफ़ी बदलती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम ममालिक जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, उनकी आपस में एक इत्तेहाद की कोशिशें हो रही हैं। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूएन में भी इसके ऊपर कंडेमनेशन आई है और तकरीबन तमाम ही ममालिक जो भी थे वहाँ पे, उन्होंने इसको कंडेम किया है। और इसराइली एम्बेसडर को मैं देख रहा था आज, वो बहुत ही डिफेंसिव पे थे, हत्ता कि उन्होंने पाकिस्तान से भी अपोलोजाइज़ कर लिया। तो इसका भी ज़रा तजिया करते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है और जो बाकी ममालिक हैं उनका क्या रोल होगा और क्या इसराइल को कोई नथ डाल सकेगा कि नहीं डाल सकेगा। तो वो भी ज़रा देखते हैं। और साथ-साथ इमरान खान के जो साहबज़ादे हैं, उनका जो एक नया स्टेप उन्होंने लिया है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर जनाब मुनीर साहब जो हैं वो आ रहे हैं अमेरिका में, यूरोप से होते हुए अमेरिका आएँगे। इसके बारे में बातचीत करते हैं। सितंबर आपको मालूम है कि यूएनजीए का यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये महीना होता है। इसके आखिर में सारे जो सेशंस हैं वो यूएनजीए के होते हैं और उसमें बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो अपने ममालिक से इधर न्यूयॉर्क में आते हैं। और उसमें आपको पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि इस दफ़ा पैलेस्टाइन के बारे में भी कुछ वहाँ पे हरकत हो रही है। वो भी ज़रा देखते हैं। अमेरिका और यूएस की जो अपना अमेरिका और इंडिया की जो rapprochement है, अ, अभी जो रिसेंटली आपने देखा कि जो उन्होंने ट्वीट किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने और फ़ौरन ही उसको उसका जवाब दिया मोदी साहब ने, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी ज़रा जाँचने की कोशिश करते हैं। फ्लड्स की बात करेंगे, फ्लड्स बहुत ही बुरी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की बन चुकी हुई है। और थोड़ा-सा ज़ोहरान ममदानी आपको मालूम है कि कैंडिडेट जो कि मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे न्यूयॉर्क में, उनके बारे में भी ज़रा बात करेंगे थोड़ी-सी कि वो क्या कर रहे हैं उस वक़्त, उनकी जो कैंपेन है वो किस तरफ चल रही है, कैसे चल रही है। इसका तमाम तजिया करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर राइटर जनाब साद हफ़ीज़ भाई। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहब? बहुत शुक्रिया साद भाई। टू स्टार्ट विद मेरा ख़्याल है ज़रा थोड़ा-सा इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लेते हैं, बाद में फिर आ जाएँगे डोमेस्टिक पे, कि ये जो कतर वाली सिचुएशन हुई है, आप क्या कभी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस तरह इसराइल अटैक करेगा कतर जैसे मुल्क के ऊपर, जो कि इनका एलाई है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा है वहाँ पे मौजूद है। अभी रिसेंटली उन्होंने 500 मिलियन 400 मिलियन डॉलर्स का एक जहाज़ ट्रंप को दिया। वो तो उनको ऑन टाइम इन्फॉर्म नहीं कर सके कि भई आपके ऊपर अटैक होने वाला है, और जब हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा। तो आज उनके जो वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं, वो अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। ट्रंप से पहले उन्होंने मुलाकात की है मार्को रूबियो वगैरह से, उनके जो बाकी एडवाइज़र्स हैं उनके साथ, और जेडी वैंस वगैरह के साथ। तो ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है आपको? और इंटरनेशनल लेवल पे मुसलमान ममालिक जो हैं, वो भी, उनके अंदर भी काफ़ी हलचल हो रही है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट जी? बड़ी इम्पोर्टेंट ये इवेंट था। एक तरह का बिट्रेयल था अ कतर का, क्योंकि वो इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहे थे। कभी वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि एक डेलीगेशन जो वहाँ आई हुई है, इन्विटेशन व्हिच वाज सपोर्टेड बाय द अमेरिकन्स, सपोर्टेड बाय द यूरोपियंस, वो आके वहाँ नेगोशिएट कर रही है इजरायलीज के साथ। हाँ, वहाँ इजिप्शियन इंटेलिजेंस का चीफ भी था, टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ भी पार्ट ऑफ द डेलीगेशन, मीडिएशन टीम थी। अब बताना चाह रहा हूँ आपको बैकग्राउंड हाँ, थोड़ा सा, हाँ। ठीक, ठीक। कितनी सीरियस बात है ये। और उस मौके के ऊपर इसराइल ने टिपिकल अपना जो एक्टिविटी है, स्पेशली विद जब से नेतन्याहू इंचार्ज हाँ, है, टू टेक दिस काइंड ऑफ एक्शन। लेकिन फिर जो हुआ है, अफसोस तो ये होता है ना कि अमेरिकन ने उन्हें बताया फ्यू मिनट्स बिफोर, या किसने उन्हें बताया, इट डज नॉट मैटर। आई हुँ, थिंक द अमेरिकन्स वर इन द नो, दे न्यू अबाउट इट, नथिंग अच्छा। हैपेंस विदाउट द अमेरिकन्स। हुँ, आई लीव इट एट दैट, चलें वो तो हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाते हैं? आई थिंक कि मैंने बड़ा डिसअपॉइंटिंग इंटरव्यू उसके बाद देखा है इन्हीं कतरी प्राइम मिनिस्टर का 2 दिन पहले, हाँ, हाँ। जिसमें ऑलमोस्ट ही वाज लाइक वेरी कावर्डली बिहेवियर। और वो हुँ, बेचारे कर भी क्या सकते हैं? एट द एंड ऑफ द डे उनकी कोई भी एक्शन, अनफॉर्चुनेटली मुसलमान ममालिक की ओवरऑल प्रॉब्लम है। सब हाँ, लोग ऐसी सिचुएशन में हैं कि वो यूएस की जकड़ से निकल ही नहीं सकते, स्पेशली अरब मुल्क जो हैं। और फिर आपस में बड़े डिवाइडेड हैं। ये भी है कि कहते तो हैं कि हम कतर को सपोर्ट करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन ये इसमें कुछ नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस से आगे बात ये बढ़ेगी नहीं। ये सिर्फ असल में ये कॉन्ट्रीब्यूट।
बात आपने बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि आपस में भी डिवाइडेड हैं, और क्योंकि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात हैं, तो इसलिए ये वो समझते हैं कि जी हमें तो कोई कहने वाला कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी जो आपस की डिवीजन है, उसकी भी वजह अमेरिका है, क्योंकि वो समझते हैं कि यार मेरा चूंकि ताल्लुक अमेरिका के साथ बहुत करीबी है, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी अपने अरब मुल्क के साथ या मुसलमान वाले के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की। इज दैट राइट? दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर ये भी है ना बात कि इतनी डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में दे दी है। और अमेरिका के हाथ में अगर आप अपनी सिक्योरिटी दे दें, यू नो हाउ अमेरिका बिहेव्स, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। उनका प्राइमरी इंटरेस्ट ये है कि इजराइल को कोई कुछ कह ना सके। तो ये चीज है। आज आपने देखा कि उन्होंने काफी रेस्ट्रेंट शो किया यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त ये बात चलेगी कि कोई एक्शन ली जाए इजराइल के खिलाफ, तो ये वीटो कर देंगे एज यूजुअल। लेकिन आज तो उन्होंने उसको जाने दिया। आज उन्होंने कुछ नहीं, उसकी सपोर्ट नहीं की इजराइल। वो तो आज जाने दिया, लेकिन वो ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो कि पहले इजराइल के बारे में नहीं एग्री हुई और कहा नहीं गया कि भाई इट्स एन आउटलॉ स्टेट। एसेंशियली दे ऑपरेट इन दैट वे, बिकॉज दुनिया का एक ऑर्डर होता था। एक ऑर्डर बहुत जरूरी है दुनिया के अंदर, और वो ऑर्डर को ब्रेक कर रहे हैं। जो रूल बेस्ड सिस्टम था वो सारे का सारा उन्होंने उड़ा के रख दिया जी। तो साद भाई, इसमें अब देखें ना, जो सिचुएशन है इसका कहीं ना कहीं तो जाके इसने पैन आउट होना है ना। किस सूरत हाल में जाके ये पैन आउट होगी, क्या होगा? क्या इसराइल को माफी उनको कहा जाएगा कि जी आप माफी मांगे? क्योंकि देखें ना, एक सॉवरेन कंट्री के अंदर इस तरह जाके पिछले एक हफ्ते के अंदर उन्होंने सात मुल्कों के अंदर जाके इस तरह के अटैक्स किए हैं, और विद इम्प्यूनिटी किए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो उसकी प्राइस होगी ना। कुछ ना कुछ प्राइस यही होगी कि कॉन्डमनेशन आएंगे, वो माफी नहीं मांगेंगे। आप, मैं गारंटी करता हूं माफी नहीं मांगेंगे, इवन इफ यू ट्राई टू फोर्स देम टू। लेकिन एक चीज हुई है जो पॉजिटिव हुई है कसाना साहब, ये जो ग्लोबल कॉन्डमनेशन हुई है इजराइल की फॉर दिस एक्शन, उसका लॉन्ग टर्म रिपरकशन जरूर होंगे। वो आज नहीं, आप देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। ऑलरेडी इजराइल इज लूजिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट here in the United States and in other parts of the world also. But do they care about it? They may not care today. मैंने कहा ये this is a long term struggle. It's always been a long term struggle कि कोई fairness होनी चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर। The Palestinian people must have their own home. उनको अपना मुल्क चाहिए। उनको सेकंड जो स्टेट है, जो आज जो यूनाइटेड नेशंस है, वो जनरल असेंबली जो टूथलेस है बिल्कुल, उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए विदाउट हमास। लेकिन फिर मैंने एक सवाल पूछूंगा उनसे भी कि भाई आप हमास को तो कह रहे हैं, व्हाट अबाउट द राइट विंग इजरायलीज हु आर कॉन्स्टेंटली इन द वे ऑफ अ पीस प्रोसेस, कॉन्स्टेंटली इन द वे ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा इमरान खान के जो साहबजादे हैं उनके मुतालिक बात करते हैं कि उन्होंने जो यूएन रेपोटियर हैं जिनीवा में, उनको अप्रोच किया है, और उन्होंने 2 एप्लीकेशन हैं वो सबमिट किए हैं, इमरान खान के हवाले से भी और बुशरा बीबी के हवाले से भी। और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो यूएन रेपोटियर फॉर टॉर्चर हैं, और उनका क्लेम ये है कि उनके वालिद साहब जो हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल और फिजिकल इस तरह का टॉर्चर हो रहा है, उनकी बेगम साहबा के ऊपर भी हो रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या कोई इसका इमीडिएट फ्यूचर में आप समझते हैं कि कुछ, जिस तरह भी आप कह रहे थे कि उसका लास्टिंग इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, तो इसका क्या कोई इमीडिएट इम्पैक्ट आपको होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे इमीडिएट इम्पैक्ट इसका यहां तक नजर आ रहा है कि ये काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है ये, और ये इनके पास इन्फोर्समेंट पावर नहीं है वैसे, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली जगह जगह इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बलोचों के बारे में भी पहले रेस किया। मैंने इनकी हिस्ट्री देखी। तो ये सुनते तो हैं इन्हें लोग, लेकिन सुनने के बाद अब तक पाकिस्तान ने, जब इन्होंने बलोच का प्रॉब्लम रेस किया था पहले, कोई खास प्रोग्रेस उसमें नहीं हुई। लेकिन इमरान खान का तो और उनकी फैमिली का तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जिस तरह इमरान खान साहब को रखा हुआ इस तरह, वो भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा है, तो दुनिया को सुनना चाहिए। अब ये होगा, क्या होगा ये immediately she has to go now to the Pakistani government. उनकी रिस्पांस वही होगी कि भाई हमने, इनकी जो ट्रायल हुई थी वो लीगल प्रोसेस से हुई थी, हमारे सिस्टम की हुई थी, वही जो स्टैंडर्ड इनकी आर्ग्यूमेंट होती है। देखें इससे आगे बात कैसे बढ़ती है। लेकिन
सिर्फ ये नहीं है, इनको बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये जुल्फिकार बुखारी, और लोगों को भी काम करना चाहिए इसी सब्जेक्ट के ऊपर, जगह जगह जाना चाहिए। ये तो एक एस्पेक्ट है इसका। एक इनिशिएटिव है, और ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए। तो और क्या हो सकते हैं, मसलन अभी यूएन लेवल पे आप कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए। अमेरिका के अंदर अभी एक और बिल अमेरिका में भी आ गया ना जी, वो भी तो उसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा ही। आपने नोटिस किया होगा कि बड़ा वाटर्ड डाउन बिल है वो, मैंने उसको स्टडी किया, मुझे अफसोस हुआ उसमें आसिम मुनीर का नाम ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान उनको एडमिनिस्ट्रेशन को 300 डेज देते हैं, तो दैट मींस वो एक पूरा साल 700 डेज से तो ऑलरेडी वो इस तरह इनह्यूमन कंडीशंस में हैं। अब 300 दिन आप उन्हें और देंगे, तो अब वो पास तो हो जाएगा। ये इतना तक हो गया कि दे से कि इमरान खान इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, वो जो बिल है बहुत जरूरी बात है, लेकिन उसमें आसिम मुनीर का, सैंक्शंस का, ऐसी चीज की कोई वो नहीं थी, एटलीस्ट द ड्राफ्ट आई हैव रेड। तो इससे थोड़ा सा वाटर डाउन है, बट एज आई सेड इट्स ऑल एन एफर्ट। जो कुछ भी है ये भी जरूरी है। लेकिन देखिए ना, ये जो बिल है पाकिस्तान फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये HR 5271 है, वाटर डाउन तो चले, मैं मानता हूँ आपकी बात ठीक है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ना, कि ये खास तौर पे जिस तरह की खबरें आ रही थी कि जी इमरान खान की जिंदगी जो है वो खतरे में है और उनको ये हो जाएगा, खुदा ना खास्ता टेनाइटस की बातें हो रही थी, वर्टिगो की बातें हो रही थी, तो इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो ये एटलीस्ट ये तो मेक श्योर करेगा ना कि इमरान खान की जिंदगी को कोई खतरा ना हो। नहीं, मेरे ख्याल में ये जरूर करेगा, अटेंशन पे करेगा उनकी सिचुएशन को, उनकी बेगम की सिचुएशन को। उनकी भी कंडीशन सुना है काफी खराब है इन कंडीशन, जेल कंडीशंस में। तो यस, इट विल ब्रिंग अटेंशन और उनकी प्रोटेक्शन इन अ वे होगी जरूर। तो पाक पैक का जो इसमें रोल है, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से अपनी लॉबिंग के एफर्ट जो हैं वो चल रही हैं। आई थिंक वी शुड appreciate the Pak Pack organization जो उनकी है। I appreciate all organizations who are working towards democracy in Pakistan, जो सारे कर रहे हैं, जैसे आपका शो कर रहा है, इसी तरह करना पड़ेगा। You have to highlight these issues। अगर आप हाईलाइट ही ना करें तो प्रोग्रेस कैसे होगी? लेकिन फिर बात उसी पे आ जाती है ना, कसान साहब, आपके साथ मेरी कई दफा ये बात हो चुकी है कि पीटीआई का क्या इसमें रोल है। पीटीआई मेन चीज तो ये है ना कि इमरान खान तो जेल में, पीटीआई क्या कर रही है? यहाँ तक मुझे लग रहा है पीटीआई तो डिसयूनाइटेड है। पीटीआई इस वक्त मेरा ख्याल है कि पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती है। पीटीआई इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। उनके जो अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने पीटीआई को बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया हुआ है, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि गंडापुर साहब कुछ और कह रहे होते हैं, बाकी लोग कुछ और कह रहे होते हैं। गंडापुर साहब अपनी चीफ मिनिस्टरशिप एंजॉय कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज नो पीटीआई राइट नाउ। जी हाँ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अब जब इमरान खान ने उन्हें कहा है कि आप जो सारी कमेटी से इस्तीफा दे दें, अब तो सेनेट में भी, तो इमरान खान क्या एसेंशियली दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कंप्लीटली इलिजिटिमेट सिस्टम है, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, अलाउ नहीं करते ऑपोजिशन। ये तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर ये सारे के सारे असेंबली से निकल जाएं जैसे आप कह रहे हैं, तो पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी इस मेक बिलीव सिस्टम के अंदर, दिस इलीगल सिस्टम के अंदर? मेरा ख्याल है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मसला ये है कि मेक बिलीव सिस्टम में अगर वो रहते हैं तो उसी सिस्टम को जो कि उसको वो मानते भी नहीं है, उसको वो लेजिटिमेसी एक्सटेंड कर रहे हैं। जी हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि मे बी हिज डिसीजन इन द लॉन्गर टर्म्स विल स्टैंड आउट एज अ गुड डिसीजन कि निकल जाओ हर चीज से, लेकिन फिर पीटीआई को कुछ और भी तो करना चाहिए ना। फिर निकलने के बाद फिर स्ट्रीट्स में आओ, जैसे हम बात कर, भाई आप लोग डेमोन्स्ट्रेशंस करें, आप लोग अपनी जो तहरीक है वो चलाएं, क्योंकि आप अब असेंबलीज में नहीं रहेंगे, तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स टू पुट प्रेशर ऑन दिस रेजीम। वो नहीं, मेरा ख्याल है कि साथ भाई हमारी विशफुल थिंकिंग होगी, क्योंकि ये जो इस वक्त प्रेजेंट लॉट है ये तो इस काबिल नहीं है कि ये टेक ऑन कर सके इस तरह की चीज़ों को। लेकिन मसला ये है कि देखना तो है, इसको फॉलो अप तो करेंगे हम इसको इंशाल्लाह। लेकिन साथ ही साथ बताएंगे फ्लड्स की सिचुएशन क्या चल रही है, फ्लड्स की क्या खबरें आ रही हैं। मैं तो जो वीडियोज़ देख रहा हूँ, मेरा तो दिल जो है वो बिल्कुल फटने को आ जाता है जब मैं देखता हूँ इस। जी हाँ, बिल्कुल, बड़ी अफसोस की बात है कि आप गवर्नेंस फेलियर है, क्लियरली गवर्नेंस फेलियर है।
आप ये नहीं कह सकते कि आपको वार्निंग बड़ी कम मिली इंडिया से और आप तैयारी नहीं कर सके। आपको तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए थी। और आप ये फोटो ऑप्स जो करते हैं, इसका कोई आपने देखा कोई फायदा नहीं होता, और लोग भी इसको बिलीव नहीं करते। मैंने जो कराची के सीन्स देखे और जो सिंध के सीन्स देखे, दे आर टोटली अनप्रिपेयर्ड एज वेल। उनकी तो 20 साल से वो गवर्नमेंट चल रही है वहां। उन्होंने क्या करके दिखा दिया भाई? आपने देखा कि कितनी करप्शन है वहां, कि पूरी पूरी बैराजेस जो हैं वो बह गई। दिस इज इनक्रेडिबल कि भाई जिस तरह की करप्शन वहां होती है और सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो टोटली अनप्रिपेयर्ड है। लोग खुद की मदद कर रहे हैं जैसे आप ये दिखा रहे हैं। और अगर यही हाल हो गया तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? गवर्नेंस की जरूरत क्या है? बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत। भाई अवाम जो है, दे लुक टू द स्टेट इन दी सिचुएशन। स्टेट कहाँ है? स्टेट कहीं भी नहीं है, स्टेट के इदारे कहीं भी नहीं है। एक टिकटॉकर है वैसे, वो हर जगह पे कहते हैं कि मैं पहुंच रही हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि अभी जलालपुर पीरवाला और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे तो वो नहीं पहुंची हैं, ना उनका कोई इदारा पहुंचा है। वहाँ पे लोग जो है वो ज़लील और रुस्वा हुए हैं, और फिर लोगों की भी देखें कि लोग पैसे मांग रहे हैं उनको निकालने के भी। जरा अंदाजा करेंगे इस कैलेमिटी में भी लोग जो हैं वो अपना कोई ना कोई दाव लगाने के लिए चक्कर में होते हैं। बिल्कुल। और मैं एक चीज इसमें और रेस करूंगा, ये तो आप देख रहे हैं हॉरिफिक सीन्स हैं ये तो। दूसरी चीज ये है कि कुछ फोरकास्ट आ रही थी अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ 3-4% नेक्स्ट ईयर। अब जो बेस्ट हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इट मे बी 0 और लेस। ये सीनियर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि भाई आपको फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोबेबली। अभी तो ये फिर देखेंगे कि क्या होता है और क्या आता है। और आपने एक चीज और देख ली कि जब 22 के फ्लड आए थे, उसमें भी हमें जो प्लेजेस मिली थी दुनिया से, वो भी फुलफिल कभी नहीं हुई। वो कभी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट्स नहीं ना बना के दिए थे उनको। लेकिन जिस तरह, तो आप बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि जी 30 साल पाकिस्तान पीछे चला गया है, तो इस लिहाज से तो वो बात ठीक लग रही है मुझे। मेरे ख्याल में ठीक लग रही है। एटलीस्ट एक चीज उन्होंने ठीक कही। हाँ, एटलीस्ट ये देखें, चारपाइयों के ऊपर बेचारे लोग जो हैं वो जलील और रुस्वा हुए में। हाय 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 हाय। मैं तो देख रहा था, यकीन करें कि यकीन नहीं आता कि ये हमारी स्टेट कर क्या रही है। यानी इस तरह की कोई एम्पैथी हमें नजर नहीं आ रही है। हमें कोई सिर्फ वो तमाशे नजर आ रहे हैं कि जी हम आ गए हैं, हमने जनाब वो कर दिया है, हमने वो कर दिया है। और वो कोई पानी की जबरदस्ती किसी बच्चे को पिला देती हैं, कभी किसी को कुछ कर देती हैं। आई डोंट नो, मैं इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्या हो क्या रहा है। नहीं, nobody can justify this. We can see it in governance का total failure है। corruption फ्राइट है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये जरा मुझे बताएं कि जरा थोड़ा सा इंडिया की बात कर लेते हैं। अमेरिका में थोड़े से हालात बदल रहे हैं इंडिया के मुतालिक। जो जफियां शफियां चल रही थी एक ज़माने में ट्रंप साहब की और मोदी साहब की बीच में, टेंशन जो आई थी वो इतनी शॉर्ट लिव्ड है कि यकीन ही नहीं आ रहा कि वो भी आई थी। तो अब सुना है कि जनाब ये जो उनकी रिप्रोशमा है वो दोबारा शुरू हो रही है, और हालात किस तरफ जा रहे हैं। बल्कि मैं आपको वो एक आर्टिकल भी दिखा देता हूँ जो मोहित यूसुफ ने लिखा है। और उन्होंने कहा कि इंडिया बैकफायर्ड, यूएस शुड पिवट टू पाकिस्तान, फॉर्मर एनएसए। ये लिख रहे हैं। व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल, और डू यू एग्री विद हिम? ही इज आस्किंग द क्वेश्चन। लेकिन जैसे आपने कहा, ये जो शॉर्ट लिव्ड प्रॉब्लम्स थी बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, वो लगता है कि अब रिजॉल्व हो जाएंगी। और मैंने भी यही कहा था कई दफा आपसे कि ये लंबी नहीं चलेंगी। बस it will take a conversation between two men who know each other and they have worked with each other and they almost like each other, not recently but in the past. Anyway, तो point ये है कि ये कह रहे हैं मोहित यूसुफ साहब कि भाई उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए और डिसीजंस लिए हैं which were not in line with the United States. हम लोग जो हैं, आप जो कहेंगे हम यस सर करते रहते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। We will be with you. So you should pivot to us because we are now a force in South Asia. हम लोग साउथ एशिया में एक फोर्स हो गए हैं, और इसमें हम आपका जो मिशन है साउथ एशिया में, हम आप फुलफिल कर सकते हैं बेहतर इंडिया से। ये कहते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये नहीं अलाउ करती उनको कि वो ओपनली आपके साथ हो। लेकिन उनका मसला तो जो है वो बात तो ठीक करते हैं, लेकिन
मसला ये है कि पाकिस्तान के ऊपर भी वो किस हद तक रिलाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ भी तो उनके मसाइल पहले भी आपको मालूम ही है जिस तरह के चलते रहे हैं। और पाकिस्तान भी तो जी हाँ, ये तो मैं ये कह रहा था कि ये भी है, बिल्कुल है, भाई कितना रिलाय कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा तो नहीं है। हम लोग दैट्स व्हाट आई एम ओवर सेइंग। हाँ, करना चाहिए हमें। हाँ, हाँ, हमारा मैं जो वही कह रहा हूँ ना। यानी हम इस काबिल हैं कि हम पिवट बन सकें अमेरिका का या इस रीजन में या इस तरह की उनकी। इंडिया का रोल हम प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, इंडिया को जो बनाया था रोल उनका कि भाई काउंटर बैलेंस करें चाइना से, अमेरिका का यही डिजायर था, लेकिन उन्होंने दे फेल्ड इन दैट, उनका तो फेलियर है। अब आप ये जरा क्वेश्चन सॉरी है सॉरी प्लीज नहीं गो नहीं, अहेड। उनका क्वेश्चन, मेरा ये क्वेश्चन है फिर अब कि कैन इंडिया रिकवर दैट ग्राउंड? सो दिस हाँ, इज जस्ट अ स्टार्ट। ये हम्म। जो अब ये रिसेंट हो रही है कॉन्वर्सेशंस, इट्स अ स्टार्ट, लेट्स सी वेयर इट गोस। आपका क्या ख्याल है वैसे कि हालात जो हैं वो बैक टू नॉर्मल पे आ जाएंगे? अब बैक टू नॉर्मल पे तो नहीं आएंगे फॉर अ व्हाइल, क्योंकि अगर वो मार्केट्स ओपन नहीं करेंगे तो इट विल बी अ स्लैप ऑन ट्रम्प। भाई आप कर क्या रहे थे इतने दिन से, आप इतना प्रेशर डाल रहे थे और फिर भी मार्केट्स उन्होंने ओपन नहीं किए। सो इंडियंस विल हैव टू गिव समथिंग। अब क्वेश्चन इज क्या देते हैं इन रिटर्न, कि भाई ये टेरिस वापस आ जाए उस जगह। मेरे ख्याल में उन्हें रशियन ऑयल के ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर है कि अदरवाइज तो ट्रम्प भी जो है वो भी पीछे नहीं हटेंगे और 50% टैरिफ जो लगा हुआ है वो भी उनके लिए बड़ा ही डैमेजिंग किस्म का है। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत हम बात कर रहे थे पहले सैलाब की और अभी आप पिवट की भी बात कर रहे हैं और मोईद यूसुफ कह रहे हैं कि जी हमें पिवट बना लें। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तो बकौल आपके कि पाकिस्तान की अगर 0% पे आ जाती है और माइनस पे चली जाती है ग्रोथ, तो इस तरह की जो सूरत हाल है ये तो बड़ी पाकिस्तान के लिए खतरा है कि पाकिस्तान क्या पिवट करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि मैं वो आर्टिकल भी देख रहा था जिसमें वो खातून ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये तो अब फ्लड जो हैं ये पाकिस्तान शुड अडेप्ट देम एज अ न्यू नॉर्मल। ये या फरानाज जाहिदी मौजम साहिबा ने ये आर्टिकल लिखा है। या तो बड़ा ये अच्छा जो आर्टिकल। हाँ जी ये जो सूरत हाल है तो अब इस न्यू नॉर्मल में हम अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं? वे न्यू नॉर्मल में आपको यही कर सकते हैं आप कि आप एक क्लाइमेट चेंज जो है एक थ्रेट की तरह उसको ट्रीट करें, उसके लिए एक आप प्लान बनाएं जिससे को एटलीस्ट वो हर वक्त होगा ये इम्पैक्ट, वो ये कह रही हैं फ्लड्स आते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट। और फिर अगर ये इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में होता रहा तो फिर तो आप कहीं भी नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू हैव एनी फ्लेक्सिबिलिटी, लेट अलोन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी बड़ी जरूरत होती है एक मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए। एब्सोल्युटली और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी होती है और साथ साथ इकोनॉमी भी होती है। जो इकोनॉमी या जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ही हिस्सा है। और और वो बिल्कुल हमारी जो इकोनॉमी है देखें ना एज कम्पेयर टू इंडिया इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी देखें डिस्पाइट ऑल देयर प्रॉब्लम्स उनकी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है और हमारी इकोनॉमी कैसे जो है वो नोज डाइव कर रही है। जी हाँ। मैं आपको क्विकली क्लोजिंग में कह देता हूं कि हमारा जो डेट है टोटल 250 बिलियन है, ठीक है ना। हमारे रिजर्व्स हैं 14 बिलियन, वो भी पूरे रिजर्व नहीं है, हमने बोरो करके उसको बनाया हुआ है। उनकी जो डेट है 1.3 ट्रिलियन है इंडिया की, लेकिन उनके पास 700 बिलियन इन रिजर्व्स हैं। जी आप ये सोच लें, बात फिर है। आप डिफरेंस देख लें। हाँ डिफरेंस देख लें और उससे पता चल जाता है। अच्छा आखिर में थोड़ा सा जोहरान ममदानी के बारे में बताइए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में बड़ी रेस हीट अप हो गई है। दे हैव ऑल द प्लान्स, जो पुराने जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस थे और यू नो बेसिकली बिलियनर्स जो हैं वो बैक कर रहे हैं ऑपोजिशन को। दे आर होपिंग टू डिफीट हिम और ही इज गॉन बैक टू द पीपल जो जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर में जितवाया। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन राइट नाउ कि हाउ विल दिस प्ले आउट। अब तो क्या 2 महीने रह गए। हाँ और बर्नी सैंडर्स को भी मैं देख रहा था वो भी काफी एक्टिवली उनको जाके सपोर्ट कर रहे थे। वो भी कर रहे हैं, लेकिन बर्नी सैंडर्स एक चीज है, लेकिन जो ये एडम्स है जो रिपब्लिकन है, ये भी पुराना मेयर रह चुका है वहां का। इसके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है इसको कि आप निकल जाओ और वो जो है कोमो वो आ जाए, कोमो आ जाए, क्योंकि कोमो गेट्स मोर मनी फ्रॉम दीज फैट कैट्स जैसे कहते हैं हम लोग न्यूयॉर्क के अंदर। एंड इट्स गोइंग टू बी एन अपहिल बैटल फॉर ममदानी। और लेकिन ही हैज गॉट सम क्रूशियल सपोर्ट। जो आर्टिकल जो आपने देखा होगा कि कंट्रोलर हैं जूइश हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारी अलायंस होनी चाहिए टुगेदर टू सपोर्ट ममदानी एंड हेल्प हिम विन। और ऐसे लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ इसको हम फॉलो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।